स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में आज कुछ बातें मैं और इस वीडियो सेक्शन में क्लियरिफाई करना चाहूँगा। एक तो यह है कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जो या तो रेस्ट में हो, जैसे ये आपका एस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड के लिए, 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पर मान रहा हूँ एस। हालांकि इसमें एक 4th डायमेंशन टाइम भी है, तो इसको हम 3 डायमेंशनल न कह करके अभी हम इसको फोर डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर समझेंगे। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो वो रेस्ट में हो और या फिर वो कांस्टेंट स्पीड से आगे को मूव कर रहा हो। जैसे यहाँ पर 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एक एस है और एक एस डैश है। तो एस डैश जो है रिलेटिव टू एस कांस्टेंट स्पीड v से प्लस एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये एस डैश जो है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और एस भी अपने आप में इटसेल्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस इज आल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड मोशन से आगे जा रहा हो, यानी कि ये v कांस्टेंट ना हो, v जो है वो वेरी कर रही हो, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाए इसमें, तो फिर वो बन जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर अप्लाई होती है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो जनरल फॉर्म है वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वो फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कवर होता है। खैर वो इसका हायर वर्जन है। अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो उसमें थोड़ा सा हम उसके फर्क को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे अगर मान लिया जाए ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है रेस्ट में एस, और इसका ऑब्जर्वर यहाँ पर ऊपर है, यानी कि यहाँ से चीजें अगर ऑब्जर्व की जाएंगी तो ये वो मेजरमेंट एस का कहलाएगा। अब v स्पीड से दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि कांस्टेंट स्पीड से आगे को जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x डैश प्लस वी टी। यानी कि अगर कोई यहाँ पर पोजीशन x है जो कि विद रेस्पेक्ट टू o है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस s के ऑब्जर्वर ने इस पॉइंट p की लोकेशन को x रिकॉर्ड किया, ये देखिए। अब एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कांस्टेंट स्पीड v से प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे में जो ऑब्जर्वर o डैश होगा, इसको अपने रेस्पेक्ट में इसकी लोकेशन यानी कि इस p की जो पोजीशन है वो x डैश रिकॉर्ड होगी। तो अब रिलेशन क्या हो जाएगा? अगर हम यहां से उसको ऑब्जर्व करें तो x है, और यहां से ऑब्जर्व करें तो ये x डैश है। अब जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली गई है ये vt हो जाएगी, यानी कि पुराने वाले, यानी कि जो पहले वाले, पुराने वाले नहीं, जो पहले वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहां से जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो t टाइम में v स्पीड से vt डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सी मैथमेटिक्स हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। एक तो ये हो गया। अगर हम इसको वेलोसिटी के टर्म में समझाने की कोशिश करें, सपोज कीजिए p पर कोई ऑब्जेक्ट है और जो s के ऑब्जर्वर o के रेस्पेक्ट में u स्पीड से जा रहा है, तो u स्पीड से जा रहा है तो रेस्ट से हम इसकी स्पीड जो है वो u है, लेकिन o डैश के रेस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड है वो अगर अब ये v स्पीड से ये भी जा रहा है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जा रहा है, तो ऐसे में जो स्पीड है इसकी एक्चुअल स्पीड है वो ये हो जाएगी u इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी टी, यू डैश प्लस v हो जाएगी, सॉरी यू डैश प्लस v हो जाएगी। अब चूंकि इसकी स्पीड भी v है और इसकी स्पीड u है इस ऑब्जेक्ट की, तो u डैश इसकी स्पीड है s डैश के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे में u प्लस v हो जाएगी। अब ये जो दोनों के दोनों
कंक्लूजन है ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से है, और ये अप्लाई होते हैं आपके न्यूटनियन मैकेनिक्स पर, यानी कि न्यूटन की मैकेनिक्स में ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन फिट बैठते हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये स्पीड c हो जाए, माना थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि ये c हो जाए, तो अगर u डैश अगर आपका c हो जाता है, लाइट की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट जाने लग जाता है, तो ऐसे में u इज इक्वल टू आ जाएगा c प्लस वी, यानी कि इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड c प्लस वी हो जाएगी, जो कि जो न्यूटन जो आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसकी वेलोसिटी मेजर की जाए तो एक तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अपने आप में मैक्सिमम लिमिट है। स्पीड ऑफ लाइट का ऑब्जर्वर का कोई इफेक्ट उसमें नहीं पड़ता है, तो ऐसे में तो ये c प्लस वी यानी कि ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए फिर आइंस्टाइन ने नया कॉन्सेप्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दिया। उन्होंने ये कहा कि भैया ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है हायर स्पीड पर एप्लीकेबल नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं, इससे एक वीडियो सेक्शन में मैंने इनको प्रूफ करना भी आपको दिखाया था। तो एक्स डैश की वैल्यू देखो, वो एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि ये गामा है, गामा की वैल्यू ये होती है। तो गामा की वैल्यू इसमें ये है, सॉरी गामा की वैल्यू ये नहीं है, इसमें गामा की वैल्यू होती है इसमें 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये गामा फैक्टर है। तो जो आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गामा एक्स डैश प्लस वी टी। अब इसको मैंने एक पहले वाले वीडियो सेक्शन में आपको समझाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया होगा। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, शायद आप इसको समझ सकें। सपोज कीजिए कोई लाइट सिग्नल किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, और वो लाइट की स्पीड से, जाहिर सी बात है लाइट की स्पीड c है, लाइट की स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। c जहां पर भी यूज होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि वैक्यूम में फ्री स्पेस में हाईएस्ट स्पीड लाइट की ये होती है। तो एक तरह से ये कांस्टेंट है। तो अगर कोई लाइट सिग्नल किसी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट से अगर ओरिजिनेट हो रहा है, तो t टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? t टाइम में वो r डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो माना इस लाइट सिग्नल ने r डिस्टेंस कवर कर ली, ये दिखा रखा है। तो अगर ये c स्पीड से डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो हम r इक्वल टू सी टी लिख देंगे। तो एक तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश। अगर यही चीज दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व की जाए तो कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ना एक्स रहेंगे, ना वाई रहेंगे, ना जेड रहेंगे, और टाइम का कोऑर्डिनेट भी बदल जाएगा। तो तब क्या होगा? तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस, अब यहां पर हम c को c डैश नहीं करते हैं, c स्क्वायर इंटू टी डैश स्क्वायर करते हैं, यानी कि टी डैश इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टाइमिंग है, इसके ऑब्जर्वर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया टाइम टी डैश है, और जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके ऑब्जर्वर द्वारा रिकॉर्ड किया गया टाइम टी है। तो अब ये दो इक्वेशन आई, देखिए इन दो इक्वेशंस को देखिए आप। ये अब हम सिंप्लिसिटी के लिए y इक्वल टू वाई डैश मान लेते हैं, z इज इक्वल टू जेड डैश मान लेते हैं। माना ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि y जो कोऑर्डिनेट है y और y डैश के इक्वल हो गया, z z डैश के इक्वल हो गया।
तो ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर और माइनस एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और इसमें बाहर से हम एक कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट लैम्डा अप्लाई कर देते हैं। ये मैंने बताया था, ये लैम्डा हमने लगा दिया था इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एक कांस्टेंट है जो इंडिपेंडेंट है एक्स एक्स डैश से टी डैश से, और ब्रैकेट में ये हो गया। तो ये इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं, इन दो इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन ऑब्टेन कर ली। अब उसके बाद हमने इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा। वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है, एक्स इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जगह हमने लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दिया। अब ये गामा भी कांस्टेंट है, लैम्डा एक कांस्टेंट है, गामा एक दूसरा कांस्टेंट है। उसके बाद फिर मैंने ये कहा था कि अगर हम ऑब्जर्वर एस डैश के ऑब्जर्वर से एक्स डैश को रिकॉर्ड करें तो ये एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा गामा एक्स माइनस वी टी। अब ध्यान रहे, यहां हमने टी डैश लेना है, यहां हमने टी लेना है, यहां हम एक्स डैश ले रहे हैं, यहां हम एक्स लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम ये करेंगे, ये जो एक्स डैश की वैल्यू है वो यहां से इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे यहां एक्स डैश की वैल्यू को। और उसके बाद जो टी डैश की वैल्यू है, इन दोनों से सॉल्व करके हम टी डैश की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद फिर जो ये कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस सी स्क्वायर है, इनके साथ इसको इक्वेट कर देंगे। तीन इक्वेशन बनेंगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लेंगे, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस सी स्क्वायर लेंगे, और टी एक्स का कोफिशिएंट एक्स टी का कोफिशिएंट 0 लेंगे। तो इस तरह से हमें लैम्डा की वैल्यू भी मिल जाएगी जो कि 1 आती है, और गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखिए इतने पेजों में मैंने ये करके रखी है, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करके ले गया हूँ। देखिए ये इसको सॉल्व किया गया है, फिर जाकर के ये गामा की वैल्यू आई है, फिर जाकर के यहाँ पर फिर मैंने ये टी डैश की वैल्यू निकाली है। तो एक बहुत जो है लंबी गणना हमको करनी पड़ती है। तो इस तरह से इस चीज को समझा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमको बड़ा सिंपल नजर आता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स उसी में यूज होती है। अब यहाँ पर देखिए यू एक्स डैश, यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यू एक्स डैश, और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सेम ऑब्जेक्ट की स्पीड यू एक्स। अब इनका जो रिलेशन होगा वो ये होगा, वो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से देंगे तो गलत हो जाएगा। अब हम यहां पर देखें यू एक्स इज इक्वल टू आ रहा है यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें अगर सपोज कीजिए इसमें जो है ये यू एक्स डैश मैक्सिमम सी हो गया, ठीक है, सी हो गया, और वी भी सी हो गया, यानी कि ये जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये भी सी स्पीड से जा रहा है, और जो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है वो भी सी स्पीड से जा रहा है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो ये कहता है कि ये स्पीड 2c हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो देखो ये स्पीड क्या आती है, तो यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश की वैल्यू रखेंगे हम c, चलो v की वैल्यू भी आप c रख लो, अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश की वैल्यू c, v की वैल्यू c अपॉन c। अब देखो क्या आ रहा है रिजल्ट, ये c यहां मल्टीप्लाई हो गया, यू एक्स इज इक्वल टू ये 2c हो गया ऊपर, और ये आपका c प्लस सी स्क्वायर, c प्लस सी स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं, सपोज कीजिए हम इस स्पीड को लेते हैं c, तो यू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका c प्लस वी
अपॉन और 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी भी आएगा, ये सी भी, एक सी कैंसिल हो गया इसमें, तो इस तरीके से सी प्लस भी अपॉन ये 1 प्लस वी अपॉन सी, तो यू एक्स इज इक्वल टू आपका सी प्लस भी अपॉन सी प्लस भी और इंटू सी। देखो यू एक्स जो है मैक्सिमम स्पीड सी आ गई। तो किसी भी तरह से अगर आप इसकी स्पीड को देखें तो वो सी आएगा इसमें। यहाँ पर अगर आप सी रखेंगे और यहाँ पर भी सी रखेंगे तब भी ये जो है सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर अपॉन सी, नहीं फिर नहीं हो रहा है। अगर दूसरे की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तब ये इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की होगी तो ऐसा आएगा। हाँ, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा होगी ही नहीं। तो अगर माना ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि जो ये एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये सी स्पीड से जा रहा है और जो ये है ऑब्जेक्ट है ये भी सी स्पीड से जा रहा है, यू एक्स डैश इज इक्वल टू सी, वी इज इक्वल टू सी। तब हम देखेंगे पुराने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर ओ के रिस्पेक्ट में जो स्पीड आएगी वो देखेंगे हम सी प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2c अपॉन ये सी स्क्वायर और 1 प्लस 1, तो यू एक्स इज इक्वल टू 2c, यानी कि c आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि कोई भी स्पीड जो है वो लार्जर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती है।